statt so, dass ich in dem Weiblein bin. एनालिसा माइकल एक सिंपल सी लड़की थी जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार डीपली कैथोलिक था। रोज सुबह और शाम प्रेयर्स होती थी। घर में जीसस के पोर्ट्रेट्स और क्रॉसेस हर जगह लगे होते थे। वो बचपन से एक शांत और पोलाइट लड़की थी। स्कूल में हमेशा टॉप करती थी और दोस्तों से हमेशा हंस के बात करती थी। उसकी मम्मा एना माइकल कहती थी एनालिसा एक दीवानी जैसी थी। जब वो छोटी थी उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, खास तौर पर उसकी माँ। एना माइकल ने एक बार बताया कि एनालिसा के पहले उन्होंने एक इलीगल चाइल्ड को जन्म दिया था जिसे लोगों से छुपाया गया। शायद इसी गिल्ट ने एना को और भी ज्यादा रिलीजियस बना दिया था और इसी अपब्रिंगिंग का असर एनालिसा पे भी पड़ गया। लेकिन बचपन की वो खुशबू कुछ ही साल में बदलने वाली थी। 1968 का साल था जब एनालिसा 16 साल की हो चुकी थी और स्कूल में पढ़ रही थी। एक दिन जब वो क्लास में थी अचानक से उसके हाथ पैर टाइट होने लगे। उसका शरीर अकड़ गया और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सीजर्स के साथ हैलुसिनेशंस भी होती है। वो कहती थी मुझे लगता है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। मैं कुछ करना नहीं चाहती पर मुझे कोई करवा रहा है। डॉक्टर्स ने उसे डायलेटिन दिया, एक पावरफुल एंटी सीजर ड्रग। उसके बाद टेग्रिटॉल भी प्रिस्क्राइब हुआ। लेकिन कुछ अजीब था क्योंकि इन दवाइयों के बाद भी सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे थे, बल्कि नए नए साइंस दिखने लगे जिन्हें एक्सप्लेन करना डॉक्टर्स के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कुछ महीने बाद एनालिसा का बिहेवियर और ज्यादा बदलने लगा। उसके चेहरे का नूर चला गया। वो डिप्रेस रहती थी और रोज नए डरावने चेहरे उसे दिखाई देते। वो कहती थी मैं डेविल को देखती हूँ, उसकी आंखें लाल हैं, वो मुझे कहता है कि मैं अपने आप को मार दूं। जब भी वो किसी चर्च या क्रॉस के पास जाती उसे घबराहट होती। कभी कभी वो जोर से चीखने लगती थी जैसे उसे किसी चीज से जलन हो रही हो। एक बार उसने अपने हाथों से बाइबल को फाड़ दिया और जब उससे पूछा गया क्यों तो उसने कहा ये मुझे जलाता है। अगले कुछ महीनों में उसका बिहेवियर और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गया। वो अपने रूम में चिपक कर बैठ जाती थी। घर के अंदर जानवरों जैसी आवाजें निकालती थी। रात को बिना वजह चिल्लाती थी। अपने ही फेस को पंजा मार के काट लेती थी और एक दिन तो उसने अपना यूरिन भी पी लिया। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट बढ़ाया, मेडिसिन डोजेस इंक्रीज की, पर जो हो रहा था वो नॉर्मल नहीं लगता था। 1973 में एनालिसा और उसके परिवार ने डिसाइड किया कि वो किसी कैथोलिक प्रीस्ट से मिलेंगे। तब उनकी मुलाकात हुई फादर आल्ट से। फादर आल्ट एक सेंसिटिव प्रीस्ट था जिन्होंने एनालिसा को पहली बार मिलते ही कुछ अनविजुअल फील किया। उन्होंने बिशप से कहा मैं बिलीव करता हूँ कि ये केस डिमोनिक पोजीशन का है। इनिशियली चर्च ने मना कर दिया। चर्च के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। एक प्रूफ चाहिए होता था, किसी ऑब्जेक्ट से एलर्जिक रिएक्शन, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस नेवर लर्नड या सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ। पर एनालिसा के बिहेवियर ने सबको शॉक कर दिया। वो लैटिन में बात करती थी जिसे उसने कभी नहीं सीखा था। उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो 3 लोगों को एक साथ हिला देती। उसकी आवाजें एकदम मॉन्स्ट्रस हो जाती थी। फाइनली 1975 में चर्च ने परमिशन दी एक्सॉर्सिज्म ऑफ द रोमन रिचुअल परफॉर्म करने की। फादर आल्ट के साथ असाइन किए गए फादर अर्नोल्ड रेंज एक और एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट। ये दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं एक स्पिरिचुअल बैटल जिसका रिजल्ट शॉकिंग था। एक्सॉर्सिज्म सेशंस हर हफ्ते होते थे, कभी एक बार कभी 2 बार। हर सेशन 1 से 4 घंटे का होता था। फादर रेंज ने सेशंस रिकॉर्ड किए जिनमें एनालिसा की आवाज एकदम मॉन्स्टर जैसी थी। उसने बताया कि उसके अंदर 6 स्पिरिट्स हैं, ल्यूसीफर, केन, जूडस, हिटलर, नीरो और एक अननोन डिमोनिक एंटिटी। एनालिसा ऐसे भौंकती थी जैसे कोई कुत्ता हो। कभी कभी अपने हाथों से अपना फेस नोच लेती थी। उसने अपने घुटनों पे 600 बार बैठकर प्रेयर की, तब तक जब तक उसके बोन्स फ्रैक्चर नहीं हुए। ऑडियो टेप्स में उसकी आवाज इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है कि कई लोग आज भी उन्हें सुन नहीं सकते, इतना ज्यादा डर लगता है। जून 1976 एनालिसा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो खाना पीना छोड़ चुकी थी।
उसका वेट सिर्फ 30 किलोग्राम का रह गया था। उसके चीक्स, उसकी आंखें अंदर चली गई थी। उसकी माँ ने कहा, मेरी बेटी स्केलेटन जैसी लगती है। वो रोज कहती थी, मुझे और एक बार एग्जॉर्सिज्म चाहिए, मुझे छोड़ के मत जाओ। वो इंसिस्ट करती थी कि वो अपने गुनाहगार जनरेशन के लिए प्रेयर कर रही है। और फिर 30 जून 1976 की सुबह एनालिसा ने कहा, बेग फॉर एब्सोल्यूशन। कुछ ही घंटों बाद उसकी डेथ हो गई। एनालिसा की डेथ ने जर्मनी में तहलका मचा दिया। पुलिस ने जब रिपोर्ट देखी तो कहा, दिस इज नॉट नॉर्मल। ऑटोप्सी ने कंफर्म किया उसकी डेथ स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन की वजह से हुई। उसके पेरेंट्स और प्रीस्ट्स पे केस फाइल हुआ होमिसाइड का। ट्रायल 1978 में चालू हुआ। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा, शी कुड हैव बीन सेव्ड। डॉक्टर्स ने विटनेस बॉक्स में कहा, यह सब एक मेंटल हेल्थ केस था। लेकिन डिफेंस ने बताया, एनालिसा ने खुद मेडिकल हेल्प से मना किया था। वो अपनी मर्जी से एग्जॉर्सिज्म चाह रही थी। उसने लिखा था अपनी डायरी में, ये मेरे लिए नहीं दुनिया के लिए हो रहा है। फाइनली उसके पेरेंट्स और प्रीस्ट्स को 6 महीने की जेल हुई और कुछ फाइन देना पड़ा। लेकिन पब्लिक डिवाइड थी। कुछ कहते थे ये एक सैक्रिफाइस थी और कुछ कहते थे ये एक मर्डर है। एनालिसा की ग्रेव पे लोग फ्लावर्स रखने लगे। लोगों ने कहा कि उसकी स्पिरिट अब भी रेस्ट में नहीं है। कुछ लोगों ने उसके घर के आसपास स्क्रीम्स सुनी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने क्लेम किया कि एनर्जी अब नॉर्मल थी वहां। 2005 में मूवी आई द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज।